हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो दिल्ली सल्तनत से होगा। और मैंने देखा था, चूँकि मुझे लगा कि मैं ये दो टॉपिक ख़त्म करने के बाद ये आपको घट घटना चक्र के कुछ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ करा दूं, और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपने क्वेश्चन करा दूं अभियान सिविल सर्विसेज के। बट हमारे पास अभी क्या है ना कि दो टॉपिक से बहुत ही कम प्रश्न होंगे, तो उससे क्या है कि बहुत छोटा सा वीडियो हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं एक कम से कम दिल्ली सल्तनत आधा ख़त्म करा दूं, या फिर दिल्ली सल्तनत के कुछ पार्ट मतलब मैं ख़त्म करवा के तब उसके बाद इकट्ठा घटना चक्र सॉल्व कराती हूँ। क्योंकि फिर यहाँ से मतलब कम से कम एक वीडियो में 35 से 40 या 50 प्रश्न रहेंगे, तभी अच्छा भी लगेगा कि सिलेबस जो है वो कवर होगा। तो इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें, जो मैंने बोला है वही मैं करूँगी, वैसा ही काम चलेगा। जो अपना ये जो बैच है ये हमारा ट्रिपल एक्शन बैच है, और इसमें जो है वो इसी के अकॉर्डिंग काम होगा कि यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर आपकी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो अभियान सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। तो ये तीनों काम हम ज़रूर कराएंगे। इसके साथ ही मेरा एक थोड़ा सा प्लान ये भी है कि दिवाली के बाद जो है वो हम एक ग्रुप डिस्कशन भी बनाते हैं, एक ग्रुप डिस्कशन का ग्रुप बनाते हैं जिसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो पीटी के लिए, जैसे मेंस के लिए हम एक जूम मीटिंग रखते हैं, ऐसे पीटी के लिए हम एक लाइव जो है सेशन में जो है वो कुछ स्टूडेंट रहेंगे, सबके पास 3-3 4-4 क्वेश्चंस जो भी अपने पढ़े होंगे टॉपिक से। तो सभी को मतलब ऐसा नहीं कि हम ही केवल प्रश्न पूछे, सभी को प्रश्न पूछने का अधिकार होगा, और सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आएंगे, एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, सब जवाब देंगे। तो उससे क्या है ना कि जब मैंने ये नोटिस किया है कि जब हम लोग बहुत छोटे से इस तरीके से पढ़ते आए हैं कि ग्रुप में जो प्रश्न पूछा जाता है ना वो दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है। तो फिर क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम में अगर वही प्रश्न आता है तुरंत याद आता है कि अरे यार ये ग्रुप में तो पूछा गया था। और फिर बहुत से प्रश्न, क्योंकि कई स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत से प्रश्न निकल कर आते हैं एक ही टॉपिक से। ये चलिए हो गया। आप दिल्ली सल्तनत शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ प्रश्न हैं, क्योंकि जो पुराना पढ़ रहे हैं उसको रिमाइंड भी करना ज़रूरी है। तो आप मैंने पुराना पढ़ा है अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे ये 4 युद्ध दे रही हूँ, और इनको आपको काल क्रमेण लगाना है, ठीक है। तो पहला, अच्छा, काल क्रमेण लगाना है। जो नीचे कमेंट कर सकता है उनके ईयर किसके किसके बीच हुआ था वो बेस्ट है। तो सबसे पहले मतलब इनको आप काल क्रमानुसार लगाएंगे, और उस युद्ध के जो है वो वर्ष भी लिखेंगे, किस वर्ष हुआ था। पहला है राबोर का युद्ध, दूसरा है चंद्रावर का युद्ध, तीसरा है आपका पेशावर का युद्ध, और चौथा है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। इन चारों को आपको काल क्रमानुसार लगाना है, ठीक है। तो आप ये चारों को काल क्रमानुसार लगा लेंगे, तब मुझे समझ में आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। लाइव कमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट में करिएगा, कमेंट पर आप जो है वो इन युद्ध के बारे में कमेंट, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ कितना जो है वो आप लोगों को आपको चीज़ें समझ में आ रही, कितना इफेक्टिव जो है वो तैयारी चल रही है। देखिए यहाँ से तो प्रश्न आने ही आने। चलिए शुरू करते हैं। एक बात गुलाम वंश की शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत 1200 से लेके 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत रहता है, और इस पे अलग अलग वंश का जो है वो शासन रहता है। अलग अलग वंश मैंने बताया था उस समय। गुल खिल तू से लो गुलखिल तीस तूशे लो। गुल से जो है वो आपका गुलाम वंश हो गया, खिल से जो है वो खिलजी वंश हो गया, तू से जो है वो तुगलक वंश हो गया, से जो है वो सैयद वंश हो गया,
और लो से जो है वो हमारा लोधी वंश हो गया। इस तरीके से इन 5 वंशों का शासन जो है वो 1200 से लेके 1526 ईस्वी तक रहता है। उसके बाद जो है मुगल सत्ता जो है वो मुगलों के हाथ में चली जाती है। ठीक, तो उसमें गुलाब वंश का शासनकाल 1506 से लेके 1590 ईस्वी तक रहता है। ठीक है, 1506 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की जो मृत्यु के बाद खोखर जाति द्वारा उसको मार दिया जाता है, और मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश या मामलूक, ठीक है, मामलूक भी अगर ऑप्शन में आता है तो आप इसको लगा लिया कि गुलाम वंश या मामलूक वंश की जो है इसने स्थापना की। ठीक है, गुलाम वंश या मामलूक वंश की स्थापना कब की? 1206 ईस्वी में। ठीक है, ये ईयर याद रखिएगा। 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो गुलाम वंश या मामलूक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। इसका शासनकाल बहुत छोटा रहा था। ठीक है, बहुत छोटा, 1206 ईस्वी से लेके 1210 ईस्वी तक। ठीक है, इसका शासन काल रहता है। आपको पता है ये तुर्क जनजाति का था। ठीक है, और ये जो है ना वो मतलब ये कह सकते हैं कि पहले इसने सुल्तान का पद निर्धारण किया था। यह गोरी के गुलामों में से सबसे योग्य और विश्वसनीयता, ठीक है, गुलामों में से सबसे योग्य और विश्वसनीयता वाला, मतलब विश्वसनीय व्यक्ति था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। ठीक है, चंद्रमा का देवता कुतुबुद्दीन का मतलब जो है वो मीनिंग होती है, सबके नाम की जो मीनिंग होती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम की मीनिंग जो होती है चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने के बारे में कुछ और बातें हैं कि जैसे इसने जो है वो 25 जून 1206 ईस्वी में लाहौर में इस जो है वो अपना राज्याभिषेक कराया। ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर थी। अब समझ लीजिए कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहाँ से नहीं होती है, क्योंकि दिल्ली अभी इसकी राजधानी जो है वो लाहौर ही है, दिल्ली नहीं पहुँची हुई है। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट में आता है कि जो है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, मतलब जिसने दिल्ली से शासन किया, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था। तो इसने लाहौर से शासन किया था और लाहौर ही इसकी राजधानी थी। ठीक है, और ये क्या था, पहले मोहम्मद गोरी ने इसे अमीर आखुर, जो इसको घुड़सवाला, मतलब देखिए एक तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन बताते हुए चलते हम आपको कि पहले तो ये वाला, अभी जैसे मैं क्या है ना कि सभी जितने भी शासक हैं उनके बारे में एक जनरल आपको जो है वो जानकारी दूंगी। उसके बाद उनकी राजस्व व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, उनके मतलब कि राज्य से रिलेटेड जो स्थापत्य कला, साहित्य, सारी चीज़ों के बारे में वो अलग से बताऊंगी। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि अरे मैम ने ये तो बताया ही नहीं, वो बाकी जो भी और भी चीज़ें हैं वो आपको बाद में बताऊंगी। पहले बस एक बार शासक के बारे में जो है वो कुछ आपको जानकारी देते हुए चलिए, एक छोटा सा खाका बनाते हुए आपके दिमाग में चलेंगे। ठीक है, कि कब से, अब इनका ईयर सबसे पहले तो यही पूछता है भाई, अगर मतलब ये पूछेगा या ना पूछेगा, पर आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक, मैं जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक, मैं आपको जैसे मैंने आपसे बोला ना, मैं पिछले बार भी पढ़ा रही थी, तो मैंने आपको क्वेश्चन 1 2 3 4 ऐसे करके 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से मैंने बना कर दिया था। ठीक, वैसे ही मैं भी मतलब कि कोई भी किताब में पढ़ती हूँ, कोई भी जैसे कोई नॉवेल ही है पढ़ रही हूँ, कोई अच्छी किताब है किसी अच्छे राइटर की, कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, तो उस किताब की सारी चीज़ें तो जो है वो मतलब याद करने वाली रहती नहीं है। तो आप उस पेज पे निशान लगा लीजिए, मतलब नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी चीज़ें उसमें से आपकी याद करने के लिए काम मतलब कि काम की है। तो ऐसे ही सेम, मतलब मैं बता दे रही हूँ, इसमें पहला क्या था कि 1206 से 1210, बाकी सब चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती, मतलब ऐसे रैंडम है कि जैसे आप दिन भर में बहुत से काम करते हो, पर आपको जब दिमाग रात में सोते हो तो आपको चीज़ें 4-5 है ना कि भाई इतने टाइम में उठा था, यहाँ मैं गया था, आज मैंने ये खाना खाया था। तो बाकी पूरे दिन में ऐसा थोड़ी था कि पूरे दिन तुमने कुछ किया ही नहीं, सब कुछ किया था, पर वो 4-5 खास चीज़ों को ऐसे रिमाइंडर के रूप में आप रखते हो। तो ऐसे ही सेम याद करने का भी तरीका है, और ये इतना इफेक्टिव तरीका है ना कि जैसे आपने कुतुबुद्दीन ऐबक खोला या गुलाम वंश खोला,
तो आपके दिमाग में पहले से याद है कि भाई यहाँ से मेरे पास मैंने 15 फैक्ट कलेक्ट किए थे। अब आपने दिमाग में आंखें बंद की, 15 फैक्ट को दिमाग में तैयार किया कि ये 15 फैक्ट्स है। अब आपको वो चीज़ें याद रहेंगी हमेशा। देखिए, दिमाग को जो है ना वो क्लियरिटी देना बहुत ज़रूरी होता है। जो जो भी इमेज, जो भी चीज़ें ब्लर फॉर्म में होंगी वो दिमाग नहीं कभी एक्सेप्ट करती। अपने दिमाग की टेक्निक को, अपने दिमाग के साथ कैसे खेलना है वो चीज़ सीख जाएंगे तो हर चीज़ कर लेंगे आप, ठीक है। तो यही सेम है कि पहला इसका ईयर 1206 से 1210 ईस्वी तक अपना उनको याद रखना है, ठीक। फिर दूसरी चीज़ है, देखिए ये मैं बाद में बताऊंगी जब उनके प्रशासनिक व्यवस्था बताऊंगी, तो पर अब यहीं पे है चूँकि, तो इसको देख लीजिएगा कि अमीर आखुर जो है ना, वहाँ पे घुड़शाल का जो है वो अधिकारी होता था, ठीक है। जो घोड़ों का जो है वो कहते हैं ना कि वो, अरे बाड़ा टाइप का जो होता है कि इसमें घोड़े रहते हैं, अस्तबल, हाँ अस्तबल उसको कहते हैं। अस्तबल में उसमें उस घुड़साल का, तो उसको उनका अधिकारी, उनका जो है वो अधिकारी था, उसके पद, अधिकारी के पद पे इसने प्रोन्नत किया था। वो भी उस समय बहुत बड़ी बात थी, जैसे सेना की टुकड़ियाँ होती हैं तो उस तरीके से वहाँ पे घुड़साल का जो है वो अधिकारी था। घुड़साल के अधिकारी को अमीर आखुर कहते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है गौरी की मृत्यु के बाद 25 जून 1206 ईस्वी में को इसने लाहौर में मतलब अपना राज्याभिषेक करवाया और लाहौर को ही अपनी राजधानी बना दी। फिर 1208 ईस्वी में गौरी का भतीजा जो है वो गयासुद्दीन महमूद ऐबक, ये वाला आपका दूसरा फैक्ट था, दूसरा, ठीक है। और ये वाला इसमें आपको लाहौर याद रखना है कि कहाँ था, लाहौर, ठीक है। तीसरा, अब ये चौथा जो है वो आपको याद करना है कि उसके भतीजे किसके द्वारा, गयासुद्दीन महमूद ऐबक द्वारा इसे दास मुक्ति का पत्र दिया गया, ठीक है। दास मतलब दास से मुक्ति मिल गई, मतलब पहले वो घुड़साल का अधिकारी था तो एक तरीके से उनका दास था, तो अब इसे दास मुक्ति का पत्र दे दिया और कह दिया कि भाई तुम सुल्तान की उपाधि धारण कर सकते हो, तो उसने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली, ठीक। अब इसके बारे में, ठीक है, अब इसके बारे में एक छोटी सी चीज़ आपको और बता देते हैं कि इसने अपने समकालीन विद्रोहियों के दमन के लिए कौन कौन सी नीति अपनाई थी, ठीक है। विद्रोहियों का बड़े चालाकी से इसने दमन किया था, क्योंकि ये था तो उस समय दास, और फिर उसके बाद जो है वो मतलब दास से जो है सुल्तान बन गया तो लोग विरोध तो करेंगे ही, है ना। तो इस विद्रोहियों का दमन जो है वो उसने बड़े चालाकी से किया, क्योंकि अगर उस समय ये युद्ध करता ना तो शायद जो है वो दबा दिया जाता। तो जो काम युद्ध नहीं कर सकता ना, वो काम जो है वो आपका प्रेम और मित्रता कर सकती है। तो यही सेम नीति इसने अपनाई, ठीक। सूझबूझ के साथ इसने क्या किया कि जो गजनी का शासक था ताजुद्दीन यलदौज, गजनी का शासक गजनी का शासक कौन था, ताजुद्दीन यलदौज। इसके साथ जो है ना, इसकी जो है वो बहन के साथ इसने विवाह कर लिया, इसकी बहन के साथ स्वयं विवाह किया, ठीक। गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज की बहन के साथ इसने स्वयं विवाह कर लिया। आप जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही जो है वो सेम जो है वो आपके जो अजात शत्रु और बिंबिसार, इन लोगों ने भी यही, मगध के शासकों ने भी यही नीति अपनाई थी, ठीक है। तो मैं एक्चुअली मिडवल हिस्ट्री इसलिए पढ़ा रही हूँ पहले ना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्दी, छोटा टॉपिक है, फटाक से हमारा नवंबर तक जो है वो, शायद नवंबर से पहले ही हमारा ख़त्म हो जाए। और मतलब मैं नवंबर तक घटना चक्र और बाकी सारी चीज़ें भी ख़त्म करवा दूँगी। फिर दिसंबर से क्या है ना कि अपना एंशिएंट चलेगा, थोड़ा लंबा होता है और थोड़ा अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि वहाँ पे हम जब एंशिएंट पढ़ेंगे तो साथ साथ थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर भी कवर करते हुए चलेंगे, लेकिन पीटी का ही लेके चल रहे हैं फिर भी। अच्छा, गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के साथ इसने जो कि बहन के साथ इसने स्वयं विवाह किया, ठीक है।
मुल्तान व सिंध के गवर्नर नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ जो है वो अपनी बहन की शादी की। ठीक है, मुल्तान व सिंध के गवर्नर कौन थे? नासिरुद्दीन कुबाचा। ये पूछता है कि कहाँ का था नासिरुद्दीन कुबाचा। ये हमारा 5 नंबर फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया। तो एक तरीके से अगर हम लोग के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो है वो ये गजनी का शासक ताजुद्दीन यलदौज जो है वो इसका जीजा बन गया, और ये जो है वो इसका जीजा बन गया कि बहन नहीं उसका जीजा ये बन गया। ये ताजुद्दीन यलदौज की बहन के साथ इसने वो किया, तो ये ताजुद्दीन यलदौज का जीजा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक बन गया, और नासिरुद्दीन कुबाचा जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का जीजा बन गया, है ना। अब इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। ठीक है, तो इल्तुतमिश इसका दामाद बन गया। अपने पुत्री की शादी। अब कोई अपने रिश्तेदार को तो भाई का विद्रोह करेगा नहीं। ठीक है, तो इल्तुतमिश इसका दामाद हो गया। तो ये चीज़ें जो है इसने अपनाई कि गजनी के शासक ताजुद्दीन यलदौज के बहन के साथ स्वयं शादी कर ली। फिर मुल्तान व सिंध के गवर्नर नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया, और इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो ये इसने इस नीति को अपनाया, और इस नीति के तहत जो है वो इसे सफलता भी मिली, और कोई भी फिर इसके विद्रोही नहीं रह गए। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंट है। ठीक, जैसे ये लाखों के दान करने के कारण इसे लाख बख्श, ये पूछा जाता है। जैसे ये 6वां फैक्ट है कि क्या कहते हैं, लाख बख्श की उपाधि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को लाख बख्श की उपाधि दी जाती है? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऐबक के दरबार में हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर रहते। दो जो है वो इसके दरबार में विद्वान थे, हसन निजामी और फ़क्र मुदब्बिर। ठीक है, तो हसन निजामी के बारे में मैं आपको बता दूं, यहीं पे लिख देती हूँ। हसन निजामी, ये फैक्ट नंबर 7 होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, हसन निजामी। ठीक है, हसन निजामी के बारे में मैं बताऊं कि हसन निजामी की पुस्तक थी, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताजुल मासिर। ठीक है, ताजुल मासिर एकदम नोट कर लीजिएगा दिमाग में। ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक थी, और ये पुस्तक जो है ना वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में जानकारी देने वाली प्रथम पुस्तक है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ताजुल मासिर किसकी पुस्तक है? हसन निजामी की पुस्तक है। ठीक है, ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है, एकदम बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ये अगर पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में जानकारी देने वाली प्रथम पुस्तक है। ठीक, हसन निजामी की ताजुल मासिर जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संदर्भ में जानकारी देने वाली प्रथम पुस्तक है। ठीक है, तो अगर ये पूछेगा हसन निजामी, इससे 3-4 तरह के क्वेश्चन। हसन निजामी किसके दरबारी थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। फ़क्र मुदब्बिर किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संदर्भ में जानकारी देने वाली पुस्तक ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी थे। ठीक है, ये पूछते कई तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार, ठीक है, का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था, जिसे बाद में इल्तुतमिश ने पूरा कराया। ठीक है, अब कुतुब मीनार के बारे में चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं अच्छे से। कुतुब मीनार,
ठीक। कुतुब मीनार कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। अच्छा, कुतुब मीनार से आप लोगों को मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, उसके बाद कुतुब मीनार से जो है वो एक बहुत सही सा जो है वो चुटकुला भी है कि कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में था, ठीक है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है, बनाया गया था। किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनाया गया था, ठीक है। इसकी फर्स्ट मंजिल, पहली मंजिल जो है वो खुद जो है वो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। फर्स्ट मंजिल जो है वो ऐबक ने बनाई थी, ठीक। फिर इसमें 4 मंजिलों का निर्माण, 4 मंजिलों का निर्माण, ठीक। इसमें 4 मंजिलों का निर्माण जो है वो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है। फिर इसकी ऊपरी इमारत जो है वो ढह गई थी, ठीक है। तो इसका पुनर्निर्माण, ये पूछता है कि इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो इसका पुनर्निर्माण और फिर टोटल 5 मंजिल, पुनर्निर्माण भी करवाया और फिर 4 मंजिलों की जगह टोटल 5 मंजिल का निर्माण जो है वो किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक। तो ये कुतुब मीनार से रिलेटेड फैक्ट हो गया सारा आपका कि कुतुब मीनार जो है वो, कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कराया गया था। पहली मंजिल ऐबक ने बनवाई थी, फिर इसको इल्तुतमिश ने इसको बढ़वा के 4 मंजिल करवा दिया। फिर इसका पुनर्निर्माण जो है वो क्या कहते हैं, आपके फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था, जिसे भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद भी कहा जाता है, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आप लोग लिख चुके होंगे तो यहीं पे बता देते हैं आपको। और कौन सी इमारत इसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या बनवाया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को कहते हैं भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद। भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद था ये, ठीक है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भारत में तुर्कों द्वारा बनाया गया ये पहला मस्जिद था, ठीक। और इसने जो है वो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था। दिल्ली में इसकी 2 इमारतें थी, ये भी दिल्ली में था। दिल्ली में ही जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और जो है वो आपका क्या कहते हैं कुतुब मीनार बनवाया था, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अब ये 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन बन कैसे गया था? मजाक कर रहे हैं, पर ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ चौहान वंशी शासक विग्रह राज चतुर्थ विसल देव द्वारा जो है वो एक संस्कृत मठ था पहले, ठीक है। ये जरूर पूछता है, या आपके फैक्ट नंबर में भूल गई कि 1 मिनट 7, और उसके पहले कुतुब मीनार वाला फैक्ट 8 था, इसको याद रखिएगा, इसको 9 कर लीजिएगा, ठीक है। इसको फैक्ट नंबर 9 कर लीजिएगा। और मैं आपको बताऊं ये क्या कहते हैं कौन सा शासक था? आपका चौहान शासक था, चौहान शासक था। जब आप चौहान वंश पढ़ेंगे, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव, 1 मिनट थोड़ा सा कर देते हैं, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव इसका नाम था, ये पूरा इतना नाम है। विग्रह राज चतुर्थ विशल देव एक चौहान शासक था
जिसके द्वारा यहाँ पे एक संस्कृत मठ था बनाया गया, और इसी संस्कृत मठ को तोड़ फोड़ के जो है वो अजमेर में जो है 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि किस इमारत को जो है वो तोड़ के बनाया गया था, तो विग्रहराज चतुर्थ विशल देव द्वारा निर्मित संस्कृत मठ था। ठीक है, किस शासक द्वारा? चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विशल देव द्वारा। ठीक है, तोड़ के जो है वो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ और चीज़ें जैसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वो बहुत ज़्यादा दानशील व्यक्ति था। ठीक है, दानी होने के कारण, ठीक है, दानी होने के कारण इसे जो है वो लाख बख्श की उपाधि दी जाती है। ये भी फैक्ट नंबर 10 है, लाख बख्श। बहुत ज़्यादा दानी था, इसलिए दानी होने के कारण से लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मिन्हाजुस सिराज ने इसे हातिम ताई कहा था। किसने कहा था हातिम ताई? मिन्हाज उस सिराज ने। इसे क्या कहा था? हातिम ताई। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज ने इसे हातिम ताई नहीं, सॉरी, हातिम द्वितीय, इसे मिन्हाज उस सिराज ने हातिम द्वितीय कहा था। ठीक है, और कुरानों का अध्ययन करता था बहुत सुरीले ढंग से, इसीलिए कुरान ख्वाह की उपाधि भी इसे दी गई थी, कुरान ख्वाह। ठीक है, पील बख्श, क्योंकि हाथियों का दान करता था इसीलिए इसे पील बख्श की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, पील बख्श, पील बख्श की उपाधि क्यों दी गई थी? हाथियों का दान करता था, हाथियों का दान, हाथियों का दान करता था इसीलिए इसे पील बख्श की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में इतने फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक बार और रिमाइंड करा देते हैं, ऊपर से चलते हैं। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क जनजाति का था, और इसका नाम का जो अर्थ था वो चंद्रमा का देवता था। पहले ये गोरी के जो मतलब के घुड़सवार जो लोग वो थे, उसमें जो है वो घुड़साल का जो है वो अधिकारी था, जिसे अमीर आखुर का, मतलब घुड़साल के अधिकारी अमीर आखुर का पद दिया गया था। बाद में 25 जून 1206 ईस्वी में इसको लाहौर का जो है वो, लाहौर में इसका राज्याभिषेक हुआ। पहले पर राज्याभिषेक के बाद भी जो है इसने एक तरीके से दास की तरह ही ये इसका पद रहा। फिर जब गोरी का जो भतीजा था वो गयासुद्दीन महमूद ने इसे दास मुक्ति का पत्र दिया, उसके बाद इसने जो है सुल्तान की उपाधि धारण की। परंतु अभी भी ये दिल्ली नहीं गया था, सुल्तान लाहौर से ही अपना वो कर रहा था। इसके दरबार में जो है वो हसन निजामी और फ़कीह मुदब्बिर जो है 2 दरबारी थे, जिसने हसन निजामी ने ताजुल मासिर नामक रचना की थी, लिखा था। और ताजुल मासिर जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के संबंध में जानकारी देने वाला पहला पुस्तक है। ठीक है, फिर इसने क्या किया कि अपने विद्रोहियों के दमन के लिए जो है वो विवाह की नीति अपनाई। जैसे विद्रोही जो है इसके जो है क्या कहते हैं, इसके समर्थन में आ गए। जैसे गजनी के साथ साथ ताजुद्दीन यलदौज के साथ इसने अपनी बहन की बहन के साथ स्वयं विवाह कर लिया। मुल्तान व सिंध के गवर्नर नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ जो है वो अपनी बहन का विवाह कर दिया, और इल्तुतमिश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ठीक है, तो इससे सब कुछ इसके फेवर में हो गया। चीज़ें बहुत ठीक चल रही थी, पर ये 4 ही साल शासन कर पाए। क्यों? क्योंकि पोलो खेलते हुए जो है वो ये मर गया, उससे गिर गया, घोड़े से गिर गया, और जो है वो उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की स्थापना करवाई, और फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन के झोपड़े का भी निर्माण करवाया। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो वहाँ पहले एक संस्कृत मठ था, जिसे चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ विशल देव ने बनवाया था। दान देने के कारण से जो है लाख बख्श कहते हैं, लाखों का दान करता हुआ इसे लाख बख्श कहते हैं। मिनाज सिराज ने से हातिम द्वितीय कहा था। कुरान अच्छे स्वरों में पढ़ता था इसलिए कुरान ख्वाह की उपाधि दी गई थी। हाथियों का दान करता था इसीलिए पील बख्श को कहा गया। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड सारे फैक्ट हैं। और देखिए ये लिखा है कि जो है 2010 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो गई और ये मर गया। ठीक, तो ये चीज़ें इनके बारे में हैं, ये आपको याद रखनी है। मैंने कुल 10-12 फैक्ट्स बताए हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब आता है कि इसके बाद एक क्या होता है कि आराम शाह जो है वो
इसका पुत्र था। भाई जाहिर सी बात है कि पुत्र ही शासक बनना चाहेगा, पर आराम सा और इल्तुतमिश मतलब बेटे और दामाद के बीच जो इसके बेटे और दामाद के बीच जो युद्ध हुआ, जिसमें इल्तुतमिश जो है वो एक शक्तिशाली शासक था, और तो इल्तुतमिश जो है ने उसे मार डाला और फिर स्वयं जो है उसने सत्ता संभाल ली। ठीक है, अब इल्तुतमिश को जो है गुलाम वंश का गुलाम की उपाधि दी जाती है। ठीक है, ठीक। हाँ, तो इल्तुतमिश का जो ने एक नए वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश ने, इसका शासनकाल जो है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक रहता है, और इसने एक नए वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम था शमसी वंश। ठीक है, कौन से? इल्तुतमिश जो है वो किस वंश की स्थापना की? ठीक है, शमसी वंश की स्थापना की। और ये जो है वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले, ये प्रश्न खूब पूछा है, जैसे अकबर के बारे में पूछा जाता है कि वो जो है वो क्या कहते हैं, मुगल सत्ता संभालने से पहले किस राज्य का गवर्नर रहता है। ठीक है, उसी तरह इसके बारे में पूछा जाता है, अशोक के बारे में पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? बदायूं, याद रखिएगा। बदायूं कहाँ है, किस स्टेट में है, बताइए, नीचे कमेंट करिए। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले यह बदायूं का गवर्नर था। यह इल्बरी जाति का एक तुर्क था, और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही है। ठीक है, और तुर्कों पे भारत की विजय का श्रेय भी इसी को जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश को जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि इसने दिल्ली राजधानी परिवर्तित कर दी थी अपनी। इसीलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। एक मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम या दामाद गद्दी पर बैठा, इसलिए इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक बात याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछा हुआ है, गुलाम का गुलाम की उपाधि किसे दी गई थी? ठीक है, गुलाम का गुलाम जो है वो इल्तुतमिश था। ठीक है, यह प्रथम शासक था जिसने खलीफा से सुल्तान की पदवी, हाँ, ये खलीफा के द्वारा मान अभिषेक पत्र ये प्राप्त करता है। ठीक है, खलीफा के द्वारा इसे मान अभिषेक पत्र दिया जाता है, इसलिए प्रथम सुल्तान था। खलीफा द्वारा जो है वो मान अभिषेक पद प्राप्त करने वाला यह पहला सुल्तान था। ठीक, और इसने खलीफा द्वारा मानाभिषेक पत्र जो है वो 1229 ईस्वी में प्राप्त किया था। 1229 में बागदाद के अब्बासी खलीफा के द्वारा, ठीक है, बागदाद के अब्बासी खलीफा द्वारा मानाभिषेक पत्र प्राप्त करता है। बागदाद के अब्बासी खलीफा द्वारा मान अभिषेक पत्र प्राप्त करता है। ठीक है, 1229 ईस्वी में, ये याद रखिएगा
ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अभी तक तो यही पूछा गया है कि पहला सुल्तान जिसने जो खलीफा द्वारा मानवाभिषेक पत्र प्राप्त करता है, तो ये जो है वो इल्तुतमिश था। ठीक है, ये शमसी वंश मैंने बता ही दिया है। भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक था। ठीक है, इसने क्या है, दिल्ली सल्तनत तुर्की शासन का इसने जो है वो तुर्कों पे विजय प्राप्त कर लिया था। इस वजह से जो है इसके शासनकाल में जो है ना वो तराइन का तृतीय युद्ध होता है। बताएंगे तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, मैंने पूछा था आपसे पहले ही। तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध कब होता है, किसके किसके बीच होता है, ये आप बताएंगे। और किसकी विजय होती है प्रथम में, किसकी विजय होती है द्वितीय में। तो इसके शासनकाल में जो है वो तराइन का तृतीय युद्ध होता है। अब तृतीय युद्ध किसके, ताजुद्दीन यल्दौज, ताजुद्दीन यल्दौज तथा इल्तुतमिश के बीच में होता है। ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच जो है वो तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 ईस्वी में। ठीक है, 1215 ईस्वी में ताजुद्दीन यल्दौज और 1215 ईस्वी में ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच जो है वो तराइन का तृतीय युद्ध होता है। ठीक है, ताजुद्दीन यल्दौज कहाँ, गजनी का शासक था। कहाँ का शासक था, गजनी का। अब क्या है ना कि बार बार जो है ना वो भारत के शासन में, चूंकि मध्य एशिया से ही ये लोग आए थे, तो बार बार मध्य एशिया का जो है वो इनका क्या है, बार बार जो उनका दखल अंदाजी इनके शासनकाल में हो रही थी। तो फिर तराइन के तृतीय युद्ध में ताजुद्दीन यल्दौज जो है वो क्या हो जाता है, पराजित। इल्तुतमिश जो है वो विजयी हो जाता है। ठीक है, अब जब ये पराजित हो जाता है तो फिर उसके बाद जो है अब दिल्ली सल्तनत जो मध्य एशियाई की राजधानी से पूर्णतः स्वतंत्र एक भारतीय राज्य बन गया था। ठीक है, इसी के शासनकाल में, ये याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत, ये पूछेगा किसके काल में, तो इल्तुतमिश के। दिल्ली सल्तनत मध्य एशियाई राजनीति से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया था। मध्य एशियाई राजनीति से पूर्णतः स्वतंत्र एक भारतीय राज्य हो गया था। ठीक, अभी क्या था कि बार बार वहां से इनको डिस्टरबेंस हो रही थी। अब आगे देखते हैं। इसने जो है वो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था, भूमि के प्रबंधन के लिए इक्तेदारी व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था का जो है वो इक्तेदारी व्यवस्था की थी, का प्रारंभ किया था। ये इक्ता व्यवस्था थी क्या, ठीक, जिसे इक्तेदारी व्यवस्था भी कहते हैं। जिसे इक्तेदारी व्यवस्था कहते हैं। इक्ता व्यवस्था थी क्या कि इसमें क्या था कि भू राजस्व का जो है वो नगद वेतन की जगह भू राजस्व जिसमें क्या था, राजस्व व्यवस्था जो नगद की जगह भूमि दे दी जाती थी। ठीक है, जैसे आप इनके शासन में हो, किसी भी पद पे हो, तो आपको नगद वेतन की जगह भूमि दे दी जाती थी। ठीक है, नगद वेतन की जगह भूमि प्रदान कर दिया जाता था। इसी को हम कहते थे इक्ता व्यवस्था। ठीक है, ठीक। अब ये इस व्यवस्था को हम कहते थे इक्तेदारी व्यवस्था। और जो ये भूमि होती थी, जो भूमि होती थी उसे हम इक्ता कहते थे। ये जो भूमि दी जाती थी, जो नगद वेतन की जगह भूमि प्रदान की जाती थी वहाँ के अधिकारियों को, उस भूमि को इक्ता भूमि कहते थे। जो है वो पहला ऐसा सुल्तान था, इल्तुतमिश जो है वो पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दोआब के महत्व को समझा था। ठीक है, पहला ऐसा गंगा यमुना का जो दोआब है, दोआब के महत्व का इसने को समझा। ठीक है, और
इसने जो है वो पहला शासक था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के, इतने पश्चिमी देशों की तरह सिक्के चलाए, ठीक है। कौन से? चांदी का टंका। इसने कौन कौन से सिक्के चलाए थे? तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसने जो है वो 2 सिक्के चलाए थे, ठीक है। अच्छा, इसने तुर्क ए चहलगानी नामक जो है वो पद भी, इसने क्या किया था कि अपने समय में जो है वो क्या कहते हैं, शासक बनने के बाद उसने सर्वप्रथम जो है वो मुइज्जी जो गोरी के समय जो सरदार थे और कुतबी जो कि ऐबक के समय सरदार था, उनका दमन करने के लिए तुर्क ए चहलगानी मतलब 40 लोगों का गठन किया था। मतलब इसने उतना ही आपको याद नहीं कर, तुर्क ए चहलगानी के पद का सृजन किया। पूछेगा कि किसके शासनकाल में तुर्क ए चहलगानी के पद का सृजन किया गया, तो वो इल्तुतमिश के समय, ठीक है। अब इस क्या कहते हैं, पद का गठन, और इसका जो है ना एक सदस्य बलबन भी था। बलबन अभियान बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है। हाँ, तो बलबन भी इसका एक सदस्य था, तुर्के चहलगानी का सदस्य था, 40 लोगों का। अब ये होता क्या था कि 40 लोगों का एक ग्रुप था, 40 लोगों का एक संगठन था। तुर्क ए चहलगानी 40 लोगों का एक संगठन था। बाद में यही तुर्क ए चहलगानी के लोग ही बहुत जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। तो बलबन ने तुर्क ए चहलगानी का पद, चूंकि वो इस संगठन का सदस्य था, फिर भी तुर्क ए चहलगानी का पद जो है वो बलबन ने समाप्त किया। शुरू किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और समाप्त किसने किया था? याद रखिएगा, बलबन ने। जबकि ये स्वयं भी इसका सदस्य था उस समय, इल्तुतमिश के समय, पर इसको जो है उसमें खामियां नजर आने लगी, इसलिए जो है वो उसने उसको समाप्त कर दिया। इसने जो है वो इल्तुतमिश ने एक चीज़ और याद रखिएगा इल्तुतमिश के बारे में, कि इसने जो है वो नवजात दिल्ली को चंगेज खान, जिसका मूल नाम तेमुचीन था, के आक्रमण से बचा लिया, ठीक है। चंगेज खां का आक्रमण होता है, मंगोल शासक चंगेज खां के आक्रमण इसी के काल में होता है, ठीक है। और चंगेज खां के आक्रमण से इसने दिल्ली को बचाया, दिल्ली को चंगेज के आक्रमण से बचाया। ठीक है, ये याद रखिएगा, दिल्ली को चंगेज के आक्रमण से इसने बचाया था, ठीक है। 1226 ईस्वी में बंगाल को जीतकर दिल्ली सल्तनत के एकता सूबा बनाया, ठीक है। 40 गुलाम सरदारों का गुट तुर्के चहलगानी का गठन किया, ठीक है। इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, हाँ, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला भी यह प्रथम शासक था। चांदी का टंका, तांबे का जीतल प्रारंभ इसने किया था, ठीक है। इसने जो है वो शाही सेना के लिए, शाही शाही सेना को जो है वो के लिए एक पद का गठन किया था, ठीक है। शाही सेना को इसने क्या कहते हैं, हस्मे कल्ब या कल्बे सुल्तानी कहा, ठीक है। शाही सेना को हस्मे कल्ब या कल्बे सुल्तानी, ठीक है। इसके शासनकाल में जो शाही सेना थी उसे हस्मे कल्ब या कल्बे सुल्तानी कहा जाता था, ठीक है। हस्मे कल्ब या कल्बे सुल्तानी कहा जाता था। इसने तो चीजें भर गई, देखिए ऊपर जगह है कुछ, ऊपर वाला तो आप लोगों ने जो है वो लिख ही लिया होगा, इसको इरेज करके कुछ और फैक्ट्स आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि इल्तुतमिश ही कुछ जो इम्पोर्टेंट है, इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिरोज शाह तुगलक है, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी, ये 3-4 जो है दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में आपको ज़्यादा याद रखना है, ठीक है। हस्ने कल्ब और कल्बे सुल्तानी आपने याद कर लिया, ठीक है। इसने जो है ना वो ग्वालियर पर विजय,
ग्वालियर पर विजय के बाद, इसने ग्वालियर पर विजय के बाद जो है ना वो रजिया के नाम से सिक्के चलाए थे। रजिया को जो है ना ये वैसे भी, मतलब वैसे तो इसके मरने के बाद जो है वो इसने रजिया को ही अपना अगला सुल्तान घोषित किया था। ठीक है, तो ग्वालियर पर विजय के बाद रजिया के नाम से इसने सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसने 2 जो है वो कॉलेज भी बनाया था। इसने अपने शासन काल में 2 कॉलेज का निर्माण कराया था। ठीक है, म्यूजिया और नासिरिया कॉलेज, म्यूजिया और नासिरिया कॉलेज। ठीक है, और एक चीज़ और ये याद है कि कुतुब मीनार के बारे में तो पता ही है कि इसने 4 मंजिले इमारत का निर्माण करा था। दिल्ली में मलकापुर नामक स्थान पर जो है वो अपने प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में एक मकबरा का निर्माण किया जाता या इसने करवाया था, और जिसे भारत में जो है वो भारत में पहला मकबरा, भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा भी कहा जाता है। किसकी याद में? जो है वो अपने प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद की याद में कहाँ पर? दिल्ली के निकट मलकापुर में। मलकापुर, दिल्ली के निकट मलकापुर में जो है वो इसने जो है वो पहला जो है वो मकबरा का निर्माण करता है, मकबरे का निर्माण करता है, मतलब करवाता है, खुद नहीं, मकबरे का निर्माण करवाता है। और जिसे जो है वो, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि भारत का प्रथम मकबरा किसकी याद में? एक तो नासिरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश जो है किसकी याद में? तो नासिरुद्दीन महमूद के याद में मलकापुर में एक मकबरे का निर्माण करवाता है, जो कि भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा, तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा है। ठीक है, एकदम याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत में जो है वो तुर्कों द्वारा निर्मित प्रथम मकबरा जो है वो इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। अच्छा, इल्तुतमिश को जो है वो मकबरा भारत में जो है कहते हैं कि इसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी जो है वो इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसके बारे में। किसकी याद में? नासिरुद्दीन महमूद, अपने प्रिय पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में। हम लोग में तो भाई कितने भी पुत्र पुत्रियाँ हों प्रिय, और वो तो नहीं हो पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं जिसको देख लीजिए, और इसने क्या क्या करवाया था। ठीक है, अब इसने दिल्ली में स्वयं जो है वो अपने लिए एक मकबरा स्क्रीज शैली में अपना जो है वो मकबरा का निर्माण करवाया था। दिल्ली में अपने स्वयं, दिल्ली में स्वयं के लिए मकबरा बनवाया था, दिल्ली में स्वयं के लिए मकबरा बनवाया था। कौन सी शैली में? स्क्रीज शैली में। ठीक है, स्क्रीज शैली में स्वयं के लिए एक मकबरा बनवाया था। ठीक है, बदायूं में इसने हौजे शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण कराया था। कहाँ पे? बदायूं में, याद रखिएगा बदायूं में इसका वो भी है। बदायूं में इसने हौज ए शमसी, हौज ए शमसी, हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह, ठीक है, का निर्माण कराया था। हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण इसने बदायूं में करवाया था। देखिए कितने ज़्यादा। इल्तुतमिश को जो है वो गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, इसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता, गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, गुंबद निर्माण का पिता,
इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। ठीक, और कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है? इसीलिए कहा है कि क्लास करना। अच्छा, ये क्लास जो है वो 2-3 दिन और यूट्यूब में मिलेगी आपको, फिर उसके बाद ये हमारे ऐप पे ही मिलेगी। जो उन्होंने प्रीमियम बैच या फिर हमारे पीटी के बैच ट्रिपल एक्शन प्लान में एडमिशन लिया है उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पेड स्टूडेंट है प्लीज़ वो जो है वो नाराज़ मत हो कि हम ये सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पे दे रहे हैं। यहाँ पे घटना चक्र मिलेगा, जिसको घटना चक्र में भी पर्याप्त कराया जाएगा। उसके साथ ही जो है वो हाँ, घटना चक्र मिलेगा। अभी जो है वो कुछ दिनों तक कुछ जो है वो प्रीवियस अपने जो क्वेश्चंस जो हमारे अभियान से सब्सक्रिप्ट के वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ, हमारी टेक्निक क्या है, हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं और कितने कम पैसे में चीज़ों को जो है वो करा रहे हैं। तो इल्तुतमिश को जो है मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता, गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इसने नागौर राजस्थान में अतारी कीन के दरवाजे का निर्माण कराया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है अतारी कीन के दरवाजे का निर्माण किसने किया था? अतारी कीन का दरवाजा बनवाया था। अतारी कीन के दरवाजे का निर्माण है, जिससे प्रेरित होकर अकबर ने जो है वो इसी से प्रेरित हुआ था। ठीक है, और इससे जो है फतेहपुर सिकरी में जो है वो प्रेरित होकर अकबर ने फतेहपुर सिकरी में जो है वो बुलंद दरवाजा बनाया था। नहीं, सिकरी, फतेहपुर सिकरी में जो है वो बुलंद दरवाजा बनवाया था। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में कि इसने कौन कौन सी जो है वो चीज़ों का निर्माण किया। अपने पुत्र जो है वो नासिरुद्दीन महमूद की याद में इसने मकबरा बनवाया था मलकापुर में, जो दिल्ली के निकट है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसे मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहते हैं। दिल्ली में स्वयं के लिए एक मकबरा बनवाया था। बदायूं में हौजे शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया था। इसे गुंबद निर्माण शैली का जो है वो पिता कहा जाता है। नागौर राजस्थान में अतारी कीन का दरवाज़ा बनाया था। अतारी कीन के दरवाजे से ही जो है वो प्रेरित होकर अकबर ने जो है वो बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। ये अतारी कीन का दरवाज़ा, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, ये आप लोग लिख लीजिएगा। अतारी कीन का दरवाज़ा जो है वो नागौर राजस्थान में है। ठीक है, अतारी कीन का दरवाज़ा नागौर राजस्थान में। क्वेश्चन कहीं से भी कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, अब किस इमारत से जो है वो प्रेरित होकर अकबर ने जो बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। अतारी कीन का दरवाज़ा कहाँ है, अतारी कीन का दरवाज़ा किसने बनवाया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कैसे भी बन सकते हैं, इस वजह से हर तरीके से याद रखना। इसके 2 दरबारी थे, मिन्हाजुस सिराज और तबकाते मिन्हाजुस सिराज इसके दरबारी लेखक थे, जिसने तबकाते नासिरी नामक पुस्तक लिखी थी। वही नासिरुद्दीन महमूद की याद में तबकाते नासिरी इसके दरबारी कौन थे? इल्तुतमिश के दरबारी थे मिन्हाजुस सिराज। बहुत 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 हर साल लगभग पूछ लेता है, हर साल लगभग पूछ लेता है, इसलिए इस मिन्हाजुस सिराज को तो एकदम रट ही लीजिएगा। मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाजुस सिराज की रचना थी तबकाते नासिरी। ठीक है, तबकाते नासिरी। ठीक है, तबकाते नासिरी मिन्हाजुस सिराज की रचना थी, जो कि दरबारी थे इल्तुतमिश के। एकदम इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो इल्तुतमिश के बारे में मुझे लगता है आपको सारे फैक्ट्स याद हो गए होंगे। ठीक है, इसके बाद एक जो है वो टॉपिक आपका रजिया करा लेते हैं, फिर रजिया के बाद जो है वो बाकी जो है वो इसमें बच जाएंगे। बलबन तक आपको कराना है, तो थोड़ा सा मतलब कल के लेक्चर में बलबन तक ख़त्म कराएंगे। चूँकि इसमें जितने फैक्ट्स दिए हैं, अगर इतना ही मैं करा दूँ तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पर मैं खुद से भी जितना भी मुझे मैक्सिमम चीज़ें याद आती जाती हैं, मतलब वो मैं आपको बताते जाती हूँ मैक्सिमम। बाद में अभी और भी चीज़ें हैं इसमें, अभी यही नहीं है, अभी बहुत सी और बातें हैं जो मुझे लास्ट में मुझे बताना है। मैं इतना बताऊँगी आपको, क्लास थोड़ी सी लंबी भले हो जाए,
टाइम थोड़ा सा ज़्यादा भले लग जाए, पर आप जो भी पढ़ें वो ऐसा पढ़ें कि हाँ वहाँ से एग्ज़ाम में आ जाए। आप प्लीज़ जो है वो जल्दी का काम शैतान का होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में मत रहा करिए कि मतलब आप ये चाहते हैं कि अधिकारी भी बन जाएं और जल्दी जल्दी चीज़ें भी हो जाएं, तो नहीं हो सकता ना। जो चीज़ जब आपको पता है कि सोना आग में जितना तपता है उतना ज़्यादा निखरता है, ठीक है, हीरे को जितना तराशा जाता है उतना ही ज़्यादा चमक उसमें होती है। हीरा खुद में कभी चमक नहीं देता है, आपको पता है कि उसको काटा जाता है, उसको इस एंगल से किया जाता है कि जो है वो टोटल इंटरफेरेंस उसमें हो सके, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसमें हो सके, तो जा जाके जब उसकी रेज अंदर टकराती है तभी वो बाहर निकल के इतना जो है वो चमकता है। वरना हीरा भी बहुत मामूली चीज़ है। तो हीरे आप भी बन सकते हैं और आप हैं हीरा। बस आपको जो अपने आप को स्वयं को पहचानना है और मेहनत करनी है उस दिशा में। एक बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आप लोग अभी देखते होंगे कि ज्वाइंट मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है और अभ्यास हो रहे हैं बहुत से, भारत का यूएस के साथ हो रहा है, और उसके बाद जो है वो कभी क्या कहते हैं चाइना, मतलब अलग अलग कंट्री के साथ होता रहता है, इज़राइल के साथ हो रहा है, रूस के साथ हो रहा है, या अन्य कई 4-5 देशों के साथ हो रहा है। तो वो हमेशा करते रहते हैं। तो आपको लगता है नहीं यार क्या फालतू में कर रहे हैं, मतलब है कि कुछ होना ही नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा है। तो एक बात मेरी याद रखिएगा कि विश्रांति काल में आप जो मेहनत करते हैं ना वो युद्ध में उसी का फल आपको मिलता है। यानी अगर आप विश्रांति काल में, मैं बता रही हूँ तराइन का प्रथम युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज की जो है वो विजय होती है। उसके बाद जो है ना जो विश्रांति काल होता है ना, तो उस समय पृथ्वीराज जो है वो अपनी, मतलब कहते हैं ना कि उस समय के मतलब मैं किसी राजा की बुराई नहीं कर रही हूँ, मतलब एक सिंपल सा लॉजिक की बात कर रही हूँ कि मतलब सिंपल सी बात बता रही हूँ ना कि जो थे एक तरीके से कितना भी हो तो उस समय जो है वो राजा महाराजा थोड़ा सा उस ऐशो आराम की ज़िंदगी जिया करते थे। उसके बाद उन्होंने मतलब वो विश्रांति काल में उन्होंने मतलब उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, और अगर वो लगातार उस बात पे लगे रहते कि नहीं दोबारा भी आक्रमण हो सकता था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में कभी गोरी की विजय नहीं होती। तो ऐसे ही क्या है ना कि विश्रांति काल में जो हम मेहनत करते हैं ना वही हमें जो है वो युद्ध के समय वही मेहनत हमें सफलता दिलाती है। एक किसान की कहानी है कि उस साल जो है ना वो सूखा पड़ गया था, मतलब बारिश कहीं भी नहीं हो रही थी। एक किसान था, तो वो बारिश नहीं भी हो रही थी ना तब भी वो रोज जाता, जैसे नियमित पर डे जाता था वो अपने खेतों में। बाकी सब लोग तो है वो मतलब दुखी, हताश, निराश होकर बैठे हुए थे, और क्या था कि अपने घरों में बस वही रोज पंचायत वाला रोज वाला, यार बारिश ही नहीं हो रही, मतलब एक तरीके से किस्मत को कोसना, ठीक है, अरे यार बारिश ही नहीं हो रही है, फसल कैसे होगी, वही पूरा रोज का रोना धोना, सुबह उठ के जो है वो ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, कोसना भगवान को, ये सब। वो क्या था, वो खेत में रोज जाता था, गड्ढे खोदता था, अपने खेत को जोतता था, रोज जुताई करता था अपना, और जाके और गड्ढे खोद के छोटे छोटे जो है वो चेक डैम टाइप का बना के, और उस तरीके से गड्ढे खोद खोद के रखा था। ठीक, एक दिन अचानक से पता नहीं कैसे बारिश हो गई, ठीक, अच्छी खासी बारिश हो गई। अब लोगों के खेत ही नहीं जुते थे, भाई बारिश तो हो गई, अब लोगों के खेत ही नहीं जुते थे, ठीक, और उनके पास बारिश का पानी संचय करने के लिए कुछ था ही नहीं। तो अब वो किसान जिसने अपने खेत पहले से ही जोत के रखा था, उसके खेत में अच्छा खासा पानी पड़ा, उसके बाद उसने जो गड्ढा बनाया था उसमें भी उसने पानी भर लिया पर्याप्त मात्रा में, ठीक, और उसके बाद उसने जो अपना बीज भी डाल के अपनी फसल को उगाई, और उसके बाद बारिश के मतलब सूखा पड़ गया, तब भी सूखे में भी तो 1-2-4 बार बारिश हो जाती है ना, तो उसकी फसल जो है वो अच्छी हो गई, क्योंकि उसने पहले भी बारिश का पानी भी संचय करके रखा था। तो यही क्या है ना कि विश्रांति काल में जो उसने मेहनत की ना, ये मतलब इसको ये नहीं कह सकते हैं कि क्या कहते हैं कि एक कहानी है, ये चीज़ें नहीं, ये रियलिटी है। विश्रांति काल में जब जब कुछ भी, जैसे इस समय कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, अभी आर की वैकेंसी नहीं आई हुई है, अभी पीसीएस का नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है, तो अभी और भी कोई एग्ज़ाम का बीईओ का नहीं आया हुआ है, पर हाँ ये है कि आना है। तो इस समय अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो यही मेहनत रंग लाती है कि जब, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तो सब पढ़ेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम का जो डेट आ जाएगी तब तो सब पढ़ेंगे, फिर तो मतलब कंपटीशन बहुत तगड़ा हो जाएगा। तो आप उनसे फाइट में आगे रहने के लिए पहले ही हाफ सिलेबस ख़त्म कर लीजिए ना। आप जब सब पढ़ेंगे पहली बार, तो आप शायद दूसरी या तीसरी बार रिवीजन करते रहेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ट्रिपल एक्शन प्लान आ रहा है,
ट्रिपल एक्शन प्लान, जिसमें आपको जो है वो 3 बार चीज़ों को पढ़ाया जाएगा, फिर मार्च के बाद रिवीजन कराएगा। 4 महीने में ऑल सिलेबस फुल, जितना भी आपका सिलेबस है ख़त्म, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका यूपीएससी हो, चाहे आपका जो है वो आरओ हो, हम इस तरीके से पढ़ाएंगे जिसमें जो एक्स्ट्रा सिलेबस होगा उसको अलग कवर कराएंगे, ठीक है। चाहे पीपीएससी हो चाहे एमपीपीएससी हो, इसमें जैसे अदर स्टेट के हैं तो उनसे रिलेटेड अलग क्वेश्चन कराएंगे, राज्य विशेष अलग पढ़ाएंगे, बाकी जो जनरल स्टडीज़ है वो सब में सेम होता है, ठीक है। इसीलिए एक ही फॉर्म, मतलब एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सारे एग्जाम्स देते हैं। तो सारा हम 4 महीने में ख़त्म करा देंगे, इतना बढ़िया ख़त्म कराएंगे ना कि फिर आपको जो है वो, मतलब ये विश्रांति काल की मेहनत आपको बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है जब आपका युद्ध, मतलब जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो। और युद्ध ही है, अभी पेट के एग्ज़ाम में देखे थे ना, जो भीड़ हुई थी उसको युद्ध ही कह सकते हैं। अब एग्ज़ाम जो है वो गला काट प्रतियोगिता हो चुकी है, ठीक। तो चलिए, इल्तुतमिश की बात पे जो है वो 1536 से 40 तक, 4 साल तक जो है रजिया सुल्तान रहती है, ठीक है। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, परंतु उसके पुत्र जो रुकनुद्दीन फिरोज ने अपनी माता के सहयोग से गद्दी पर वो बैठ गया था, ठीक है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपनी माँ शाह तुर्काना के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, लेकिन अयोग्य होने के कारण जल्दी उसे गद्दी से उतार दिया और रजिया सुल्तान, मतलब रजिया को ही जो इल्तुतमिश ने बनाया था सुल्ताना, रजिया सुल्ताना कहलाती है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया पहली और अंतिम महिला, मतलब एकमात्र महिला थी, ठीक है। प्रथम तुर्क महिला शासिका भी थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा और कुलाह पहनकर, मतलब लाल पगड़ी पहन के जाती है, लोगों से जो है वो नहीं, ये यहाँ पे नहीं, कुबा और कुलाह पहना था और लाल पगड़ी पहन के जाती है लोगों के साथ जो है इंसाफ मांगने, ठीक है, रजिया सुल्ताना। फिर तुर्की अमीरों ने उस पर नारी सुलभशील का त्याग करने और याकूत खान नामक अबनीशियाई जो है वो अमीर पर अत्यधिक मेहरबान होने का आरोप लगाया था। चूँकि मैं फीमेल थी और उस समय जो है इतनी ज़्यादा फ्रीडम तो मिलेगी नहीं, तो इसी वजह से पहली महिला शासिका बनी थी, तो लोग जो है वो नाम जोड़ देते हैं दूसरे के साथ। लाहौर और सरहिंद के विद्रोह भड़काने पर रजिया ने स्वयं ही सेना के साथ लाहौर पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है। इस दौरान याकूत खां की हत्या कर रजिया ने तबर हिंद में रजिया को जो है तबर हिंद में बंदी बना लिया गया था, ठीक है। एक्चुअली रजिया के खिलाफ जो है ना वो विद्रोह किया था लोगों ने, जो है वो किसने किसने किया था, आपके इख्तियारुद्दीन एतगीन ने किया था, जमालुद्दीन याकूत ने, कबीर खां अय्याज ने और अल्तुनिया जो है वो भटिंडा का गवर्नर था। अल्तुनिया ने जो विद्रोह किया था, जो कि एक था, उसको जो है वो रजिया सुल्तान ने जो है वो भटिंडा का गवर्नर बना दिया, ठीक है। अल्तुनिया ने जो है वो, और उसके बाद जो है वो इसने क्या कहते हैं, कबीर खां अय्याज ने, कबीर खां अय्याज ने जब इसका विरोध किया तो उसको लाहौर का गवर्नर बना दिया। कबीर खां अय्याज ने जब इसका विरोध किया तो इसको लाहौर का गवर्नर बना दिया। इसी तरह जमालुद्दीन याकूत ने जब विरोध किया, जमालुद्दीन याकूत ने जब इसका विद्रोह किया तो उसको अमीर आखूर, बताया था ना अश्वशाला का प्रधान, अमीर ए आखूर का पद दे दिया। अमीर आखूद मतलब अश्वशाला का प्रधान का पद, ठीक है। और इख्तियारुद्दीन एतगीन ने इसका विरोध किया। इख्तियारुद्दीन एतगीन तो इसको अमीर हाजिब शिष्टाचार का प्रधान बना दिया। इख्तियारुद्दीन एक्चुअली लड़की थी ना, इसलिए बहुत लोग विरोध करते। इख्तियारुद्दीन एतगीन, इसको जो है वो अमीर हाजिब का पद दे दिया। अमीर हाजिब का पद क्या था, शिष्टाचार का था, शिष्टाचार का प्रधान था। इनको देकर इनको संतुष्ट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ जो इनको
अब रजियान को जो है ना, इसने याकूत खां की हत्या कर रजिया को जो है वो तबर हिंद में जो है वो बंदी बना लिया। और रजिया ने बंदी बनाने वाले सरदार अल्तुनिया, ये जो इसको भलटीला का गवर्नर बनाया था, अल्तुनिया को अपने पक्ष में कर लिया और उससे विवाह कर लिया। ठीक है, यही उस समय नीति अपनाई जाती है, भाई विवाह कर लो तो जो है वो तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। इस दौरान दिल्ली में बहराम शाह गद्दी पर बैठा और उसे हटाने और पुनः दिल्ली पर विजय करने के उद्देश्य से वापस लौटने जब जो है वो जब वो क्या कहते हैं कि अल्तुनिया के पास जो से विवाह कर लेती है और उसको जो है वो वहाँ पे उसके शाह जब दिल्ली वापस लौटने जाती है, उसी समय जो उसका भाई बहराम शाह रहता है, तो बहराम शाह जो है वो गद्दी पर बैठ जाता है। और जब वो दिल्ली वापस लौटने जाती है तो वो रास्ते में ही रजिया और अल्तुनिया की हत्या कर दी जाती है। और यही जो मतलब इसमें कहा जाता है कि देखो एक्चुअली रजिया की असफलता का कारण रजिया का लड़की होना था, जो कि तुर्की गुलामों को नहीं पसंद था। ठीक है, और रजिया की मृत्यु जो है कैथल पंजाब के समीप होती है। ठीक है, किसके द्वारा? बहराम शाह के द्वारा की जाती है। कहाँ पे इसकी मृत्यु? कैथल में होती है, कैथल पंजाब के करीब था। किसके द्वारा की जाती है? बहराम शाह के द्वारा। ठीक है, उसी के भाई बहराम शाह जो है इसको मार देता है। ठीक है, और कबीर खां, या इसके मतलब रजिया के काल में जो पहला इसका विद्रोही था उसको कबीर खां अय्याज कहते हैं। ठीक है, बाकी सबको तो इसने अपने फेवर में ले लिया था। अल्तुनिया जो है कि इसका मुख्य जो है विद्रोही था, तो उससे इसने शादी ही कर ली थी। पर बहराम शाह जो है वो अपना भाई ही जो है इसका विद्रोह कर दिया, इसको जो है वो मरवा देता है। उसके बाद जो है छोटे छोटे जो है वो शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह बनता है। ठीक है, इसके काल में तुर्की सरदार ने सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए एक नए पद नायब या नायबे मामलिकात का गठन करता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो अलाउद्दीन महमूद शाह, ऐसे करके छोटे छोटे और सुल्तान आते हैं। फिर उसके बाद बलबन का शासनकाल होता है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक लेके कल आपको जो है वो बलबन के बाद जो है वो खिलजी वंश के, गुलाम वंश के अंतिम शासक बलबन के बारे में पढ़ाने के बाद जो है वो कल खिलजी वंश की शुरुआत करते हैं। और प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए, वीडियो लंबी भी हो तो प्लीज़ आप लोग देखने की कोशिश किया करिए ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी फैक्ट मैं बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे ही। मैं इसी वजह से जितने हमारी नोट्स में उसके अलावा जितनी मुझे पता है, और अभी और जितनी भी चीज़ें मुझे याद आती जाएंगी, जो चीज़ें हैं मेरे पास कलेक्शन, वो मैं सब कुछ आपको देने का प्रयास करूँगी। फ्रेंड्स, आप जो है वो इस समय मेहनत करिए, यही मेहनत आपके जो है एग्ज़ाम के टाइम बहुत ज़्यादा रंग लाएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभियान सिविल सर्विसेज के साथ जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, जल्द ही ले लें, क्योंकि हम जो है इस बार फुल 100 स्टूडेंट का टारगेट रखे हैं कि जिनका हम फाइनल सिलेक्शन करवाएंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।